दोस्तों, ये नज़ारा देखकर आपको क्या लगता है? क्या आप सोचते हैं कि हमेशा हमारी पृथ्वी ऐसी ही हरी भरी रहेगी? क्या वो आने वाले 50 से 100 सालों में ऐसी तो नहीं हो जाएगी? क्या हम हरी भरी और नीली पृथ्वी से सूखी और बंजर पृथ्वी की ओर तो अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं होगा, तो आप जल संकट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और अगर जानते हैं तो स्थिति उससे भी खराब है। तो आइए पहले मैं आपको पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, हमारे ग्रह पृथ्वी के लगभग 71% भाग यानी कि लगभग 3/4 भाग पर जल उपस्थित है, लेकिन फिर भी जल की कमी है, क्योंकि इस पानी का लगभग 97.5% हिस्सा समुद्र में है, महासागरों में है, जो कि खारा है, इसलिए पीने योग्य नहीं है। और बचा हुआ 2.5% मीठा जल, जो पूरी तरह से मानवीय उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें से 1.5% मीठा जल ग्लेशियर के रूप में ध्रुवीय प्रदेशों में जमा पड़ा है, और शेष 1% ताज़ा पानी जो नदियों, झीलों, कुओं और भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है, ही मानवीय और अन्य जीवों के लिए उपलब्ध है। अब आप सोचिए कि पानी के इतने बड़े भाग में से केवल 1% पानी से ही हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिसमें खाना बनाने से लेकर नहाने, खेती करने, उद्योग धंधे चलाने व अन्य मानवीय क्रियाएं आती है। इस 1% पानी का जो हमें उपलब्ध है, 60% हिस्सा तो खेती और उद्योग कारखानों आदि में ही खपत हो जाता है, और बाकी का 40% हिस्सा पीने, भोजन बनाने, नहाने व कपड़े धोने आदि में खर्च होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका केवल 0.75% हिस्सा यानी कि पूरा 1% भी नहीं ग्राउंड वाटर के रूप में है, जो कि धरती के नीचे है, जिसे हम हैंडपंप, ट्यूबवेल आदि से खींचकर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए निकालते हैं। दोस्तों, ये ग्राउंड वाटर भी तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हम इसका ज़्यादा दोहन करने लगे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, जैसे कि हम ग्राउंड वाटर का 89% कृषि कार्यों में सिंचाई करने, स्प्रे करने व अन्य कृषि कार्यों में उपयोग करते हैं, और 9% घरेलू कार्यों जैसे कि बर्तन साफ करने, भोजन बनाने, कपड़े धोने आदि कार्यों में खर्च करते हैं, तथा 2% उद्योग धंधों में खर्च हो जाता है। और ये ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारी बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें सभी चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे पानी की और ज़्यादा आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये है कि ग्राउंड वाटर का सही ढंग से रिचार्ज न होना। दोस्तों, ये ग्राउंड वाटर बारिश से रिचार्ज होता है। जब बारिश होती है तो पानी रिस रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है, लेकिन अब बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट की सड़कों के बिछते जाल के कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में समस्या आ रही है, क्योंकि इसके लिए जगह कम पड़ रही है। और दोस्तों, ये तो थी ग्राउंड वाटर की बात। अब बात करते हैं ताजे पानी या पीने योग्य पानी के उस भाग की जो नदियों, झीलों और तालाबों में उपलब्ध है। देखा जाए तो यहाँ भी स्थिति खराब ही है, क्योंकि भारत में बहुत सी नदियाँ जो वर्ष भर बहती है, जो अधिकतर उत्तर भारत में पाई जाती है, कारखानों, सीवेज आदि से प्रदूषित हो रही है। और दक्षिण भारत की नदियाँ जो कि केवल मानसून पर निर्भर करती है, केवल वर्षा के समय ही उनमें पानी आता है, उनमें भी प्रदूषण की स्थिति का स्तर लगभग यही है। और अब बात करते हैं ताजे पानी के अन्य स्रोतों की, जैसे झीलें और तालाब, ये भी सूखते ही जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको कुछ सैटेलाइट इमेज एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूँगा। इसे देखिए, ये है पुझुल लेक चेन्नई में। इसकी ये लेफ्ट वाली इमेज देखिए, जो कि साल 2018 की है, और अब राइट वाली देखिए, जो कि साल 2019 में ली गई थी, यानी कि केवल 1 साल में ही ये सिकुड़कर छोटी सी हो गई है। आइए आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ, भोजताल का, जिसे पहले अपर लेक के नाम से भी जाना जाता था, जो पहले 2400 हेक्टेयर में फैली थी, लेकिन 2019 में ये सिकुड़कर मात्र 700 हेक्टेयर ही रह गई है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन झीलों के सूखने का क्या कारण है? बारिश तो लगभग हर वर्ष ठीक ठाक हो ही रही है, तो क्या कारण है इन झीलों के सूखने का? दोस्तों, इन झीलों के सूखने का कारण बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला सीवेज आदि है। इसलिए दोस्तों, अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा जब हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, और इसके आसार दिखने भी शुरू हो गए हैं। भारत के शहर
चेन्नई में 2015-16 में पानी को लेकर हालात इतने ख़राब हो गए थे कि लोगों को पीने के पानी के लिए सप्लाई टैंकरों से करनी पड़ी और लोगों को घंटों घंटों लाइन में लगकर पानी लेना पड़ा। और बहुत सी कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह दिया, क्योंकि कर्मचारियों की ज़रूरतों के लिए भी वहाँ पानी नहीं था। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण साउथ अफ्रीका की जानी मानी सिटी केप टाउन का है, जहाँ 2017 में 0 डे की नौबत तक आ गई थी। दोस्तों, 0 डे का अर्थ उस दिन से है जब शहर के सभी नलों से पानी आना बंद हो जाता है और शहर में जल की किल्लत होती है। दोस्तों, भारत के और भी शहर हैं जो भारी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इन शहरों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दिल्ली जैसे शहर आते हैं, जहाँ की शहरी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रदूषण और लोगों की मांग दोनों बढ़ रही है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हालात इतने खराब है तो सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, और फिर क्या जल संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है? तो जल संकट से बचने के उपाय भी है और सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है, लेकिन बहुत से ऐसे उपाय हैं जो केवल हम ही कर सकते हैं, सरकार उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो केवल सरकार ही कर सकती है, हम उसमें अपनी तरफ से थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम पानी का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तो बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। हाथ धोते हैं तो टंकी चलती रहती है, ब्रश करते हैं तब भी टंकी चलती रहती है, हम उसे बंद नहीं करते, पानी का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं। इसलिए अगर हम पानी का सही ढंग से उपयोग करेंगे तो कुछ सुधार इसमें हो सकता है, जो ये वो चीज़ है जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा उपाय जो कि सरकार कर सकती है वो लोगों को अवेयर कर सकती है, एजुकेट कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि पानी के हालात कितने ख़राब हो गए हैं हमारे देश में। और अगर लोगों को इसके बारे में पता होगा तो वो अपने स्तर से जितना भी कर सकते हैं, कम से कम इस ओर कुछ ना कुछ ध्यान तो जरूर ही देंगे। और दोस्तों, तीसरा उपाय जो कि हम कर सकते हैं, वर्षा आधारित क्षेत्रों या वर्षा बाहुल्य क्षेत्रों में ही ऐसी फसलों को उगाया जाए जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम पंजाब, हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलें जैसे धान, गन्ना, गेहूं का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जबकि इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। इसलिए ये सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से पानी निकालकर सिंचाई करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर तेजी से खाली होता जा रहा है। दूसरा, प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि इन फसलों के लिए ये बड़े स्तर पर कीटनाशकों और खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी के साथ रिसकर जमीन के अंदर एक परत बना देता है, जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में फिर समस्या होती है। जल संकट से बचने के लिए हम टेक्नोलॉजी की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे वाटर रिसाइकलिंग के जरिए एक तो वेस्ट वाटर को उपयोग में लाया जा सकेगा, दूसरा वह पानी जमीन पर उपस्थित रहकर प्रदूषण भी नहीं फैला पाएगा। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी लोगों को अवेयर और एजुकेट करके बारिश के पानी को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। तीसरा उदाहरण हम इजराइल का ले सकते हैं, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित कर ली है कि वह अपना सारा का सारा पानी समुद्र से फिल्टर करके उपयोग करता है, यानी कि समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके उपयोग में लाता है। तो दोस्तों, आपने अभी देखी भारत और दुनिया में बढ़ती जल संकट की समस्याएं और इस संकट को कम करने के उपाय भी जाने, जिनको आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं, बस इस ओर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।